हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिव्या फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए ये जो सेशन है लिया जा रहा है क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं, तो कंप्लीट रिवीजन हम आपको देंगे बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। और इसमें हम जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है उनका एक रिवीजन है, बट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है यानी कि बुक भी अभी परचेज नहीं की या फिर बिल्कुल भी किसी कारणवश वो तैयारी नहीं कर पाए, उन सब के लिए बिल्कुल बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो सभी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं जो इस प्रॉब्लम से में हैं और जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और तैयारी करना चाहते हैं इन शॉर्ट टाइम में, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी करा सकते हैं। ओके, तो आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से आज हमने स्टार्ट करना है और मैं कहता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा 100%। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाएं और देखिए। तो सबसे पहले जो हमने एक टॉपिक लिया है बिल्कुल 10th क्लास का है, हमने 10th क्लास के टॉपिक से शुरू किया है। बिल्कुल ईजी है, आप देखें तो आप सबसे पहले किस पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन से हम शुरू करते हैं। तो ये और हम वही क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब करेंगे, सबसे ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो कम इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, उनके बारे में हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे। ओके, तो रिफ्रैक्शन से हमने शुरू करना है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। देखिए, तो दो बातें यहाँ पे होती हैं। देखिए, आपने ये डायग्राम भी आप सभी ने देखा है कि अपने पास कोई इंसिडेंट रे आई किसी एंगल पे, जिसको हमने एंगल आई बोल दिया, और वो जब दूसरे मीडियम से पास होती है तो पाथ में कुछ चेंज आता है। ठीक है, मतलब पाथ से वो डाइवर्ट हो जाती है। जो पाथ से वो डाइवर्ट होती है वो किसी एंगल पे डाइवर्ट होगी, उसको हम बोलते हैं आर है। ओके, ये बात सभी ने पढ़ी हुई है। और ये जो लाइन हमारी एक्स वाई, इसको मैं ले लेता हूँ, ये हमारी एक्स और वाई जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंटरफेस, मतलब दो मीडियम को डिफरेंट करने के लिए एक लाइन जो हमने ड्रॉ की है एक्स वाई, ये हमारी क्या है, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है, इंटरफेसिंग लाइन भी इसको हम बोल देते हैं। सेकंड, इस नॉर्मल को भी आप सभी जानते हैं, तो नॉर्मल होता है। तो फिर इसमें खास चीज़ क्या है सबसे ज़्यादा, कि हमने रिफ्लेक्शन को क्यों चुना। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, बाकी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, सबको इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। 10th क्लास में हमने हालांकि पढ़ा था, पर फिर भी क्योंकि हमने रिवीजन का नाम इसको दिया है और जीरो से हीरो हमने बनाना है आप लोगों को, तो उसके लिए हमें इससे शुरू करना था। ओके, तो इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, आप सभी जानते होंगे इंसिडेंट रे, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब मैंने ये बात बताई नहीं आपको कि जो इसमें दो मीडियम हैं, मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2। द फर्स्ट मीडियम इज रेयर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम। हम कैसे कह सकते हैं कि ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। जनरली इन द शॉर्ट में मैं बात बताऊं तो ये जो मीडियम नंबर 1 है, जिसको हमने रेयर बोला है, इसमें जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड से कोई रे मूव करती है। अगर ये वही रे, सेम रे किसी मीडियम से पास होती है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, सिंपली। तो जिसमें स्पीड कम होती है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिसमें स्पीड ज़्यादा होती है वो होता है रेयर मीडियम। अब ये एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ दूसरे अदर मीडियम भी हो सकते हैं। पर हमने यहाँ पे क्या, रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ से हमें उसकी जरूरत पड़ती है। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो भी देखेंगे। जनरली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, या ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी से हम डिनोट कर सकते हैं कि हम वहाँ पे जो डिस्कस करते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव जो रिफ्रैक्शन है इसके दो लॉ थे। तो एक सेकंड लॉ से मैं बात करता हूँ, स्नेल लॉ से। और स्नेल लॉ में हमने पढ़ा था कि जो साइन आई है और एन यहाँ पे ले सकते हैं, कहीं कहीं किसी बुक में एन की बजाय म्यू को लिया है। तो म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एन ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यू कैन चूज एनी वन। ओके, तो मैं यहाँ पे एन को यूज करूँगा। तो साइन आई साइन आर, दिस इज द स्नेल लॉ एंड द फर्स्ट लॉ। हालांकि उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। फर्स्ट लॉ बिल्कुल आसान था, वैसे कहीं भी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, तो एग्जाम में जो पूछा जाएगा सिर्फ उसी की बात हम करने वाले हैं। या हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि ये यहाँ पे कहीं इंपॉर्टेंट होगा कुछ टॉपिक को कवर करने के लिए, तो हम उनकी बातें करेंगे। ओके, तो साइन आई अपन में साइन आर। अभी हमने देखा कि जब कोई रे वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है या वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो रे बैंड होती है। जब रेयर से वो डेंसर में जाएगी टुवार्ड द नॉर्मल बैंड होगी। पर अगर हम इसका रिवर्स में देखें, वाइस वर्सा देखें, तो अगर कोई रे डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये बात हमें पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, स्नेल लॉ हमें पता है, बिल्कुल पता है। इस पर काफ़ी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमारा स्नेल लॉ का मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें इस यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या था, बताओ? अभी बताया था, भूल गए? ओके, चलो कोई बात नहीं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो एक रिलेशन को बताता है, या ये कह लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे दो, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक हमारे यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिलेटिव मतलब जब हम कोई रिलेशन बनाते हैं, मतलब एक के रेस्पेक्ट में जब हम दूसरे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं, मतलब एक मीडियम का है और किसी दूसरे मीडियम के साथ में हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि वो, एक जनरल सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि मैं बोल दूँ कि सोनू के मार्क्स मोनू से ज़्यादा है, मतलब हमने यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, तब हम इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट देखा जाता है तब उसको बोला जाता है दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ठीक है, चलिए दूसरी बात पे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि इसको हम कैसे बोलेंगे। मैं यहाँ पे इसी को बोलता हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने किसका देखना है, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 and 2। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के रेस्पेक्ट में सेम ये होता है। ओके, अभी अगर बोला जाए 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में, तब क्या होगा, तब ये चेंज हो जाएगा और चेंज हो क्या होगा, साइन आर बाई साइन आई। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2 बाई n1। देखो नोट करते जाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और यहाँ पे n बाई n2 ये लिख सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई में कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझको मिलेगा 1 and 2 इंटू टू एन 1 इक्वल टू साइन आई अपन में साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपन में साइन आई। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन आई और साइन आर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। और मुझे क्या मिला कि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की हमने
तो मुझे 1 मिला, ठीक है। तो 2 × 2n1 = 1। अगर मैं किसी एक की भी वैल्यू में निकालना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, तो मुझे मिलेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। चाहे हम 1 का 2 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, चाहे 1 का 2 के रेस्पेक्ट में निकाल लो, चाहे 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, या 1 का 2 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन में अराइज कर देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको दे दिया, इसकी वैल्यू दे दी कि 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में कुछ भी है, मान लो यहाँ पे दिया 2/3, ठीक है। किसका दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा पास में, इसको मैं रफ करता हूँ, ओके, मैं इसको रफ करता हूँ। डायग्राम की अब लोड नहीं है, डायग्राम को मैंने हटाना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगे रहें। ओके, तो 1n2 = 2n1, ये मेरे को एक रिलेशन मिला यहाँ से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, क्वेश्चन हमें मिला कि जो 2n1 है, मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में मेरे को 2/3 मिला, और मेरे से पूछा कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा इजी है, क्योंकि ये रिलेशन हमें पता है। अगर हमें रिलेशन पता है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो सीधा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 = 3/2। दिस इज योर आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन था, सबको समझ आ गया होगा। आ गया ना सबको समझ? आप ही को बोल रहा हूँ, आया कि नहीं? चलो, आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये कॉपी कर लो। ओके, चलिए अब मैं एक शॉर्ट में इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद रखना है, मिस नहीं करना है। देखिए, n2 n1, इसका मतलब होता है और यहां पे होता है और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था न्यू लैम्डा, v = न्यू लैम्डा, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, तो हमें सीधा सीधा एक रिलेशन मिलेगा। तो इसको v1 v2 मान लो, v1 λ1 v2 λ2। तो यहाँ से अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा। देखिए ज़रा क्या मिलता है, तो v1/v2 और यहाँ पे λ/λ2। ये रिलेशन यहाँ पे हम यूज़ करके, अगर कहीं पे हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी हो और वेलोसिटी की बात कर रहा हो, तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ओके। एक क्वेश्चन ही लेते हैं, ये कॉपी कर लिया ना, गुड। यहाँ पे एक चीज और थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा।
मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे वाटर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लास, एयर, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैं इसको डायग्राम को पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो रे यहाँ से चलेगी, कुछ बैंड होगी, फिर कुछ यहाँ से चलेगी, फिर यहाँ बैंड होगी, और फिर यहाँ पे वापस डाइवर्ट होगी, मतलब फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, बैंड होगी, बैंड होगी, और फिर उसके बाद वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हुआ, इस रे का क्या हुआ, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हुआ। उस कंडीशन में हम क्या करें, ठीक है, अगर हमारे पास में मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रखा है तब हम क्या करें। अब मेरे से पूछ लिया वाटर का और ग्लास का, या ग्लास का और एयर का, कोई भी एक रिलेशन पूछ लिया, तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला जो हमने पहले किए हैं उनको ही रिवाइज करके रखना है, उनको याद रखना है। पहली रे मेरी कहाँ से गई, एयर से वाटर में गई, तो मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के मुकाबले, ये एन नहीं बनाया हमने, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है भाई। मैं लिखता भी जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं मान के चल रहा हूँ साइन आई अपॉन में साइन R1, यहाँ पे R1 बनना, और उसके बाद यहाँ पे R2, ठीक है, ठीक है। अब वो जो रे है एयर से वाटर में गई, तब ये रिलेशन आया, वाटर का निकाला, वाटर से वो ग्लास में गई, ठीक है। अब ग्लास का देखते हैं। अब ग्लास का अगर मैंने देखा तो यहाँ पे हमने जी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डब्लू मतलब वाटर, तो रिलेशन मेरा क्या मिलेगा। अब इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे का एंगल कितना है, R1 है, क्योंकि यहाँ तो वही है, तो जितने एंगल से इधर आएगी उतने एंगल से इधर आएगी। आपको पैरेलल एक्सिस पता है, आपने ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो जितने एंगल से यहाँ आई उतने एंगल से यहाँ जाएगी, मतलब ऐसे घूम कर गई, ठीक है, ये पता है आपको रिलेशन, ठीक है। तो अब मेरे को पता नहीं है, पर एक बात मुझे पता है कि जब ये यहाँ से यहाँ गई तब एंगल चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, R2, ठीक है, R2 मैंने लिख लिया। अब मुझे नेक्स्ट वाला भी नहीं पता है, अब मुझे नेक्स्ट वाला भी नहीं पता है, तो मेरी जो रे है कहाँ से निकल गई, यहाँ से यहाँ निकल गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, क्या मेरी ग्लास से एयर में जा रही है, तो मतलब एयर का निकालूंगा, तो अगर मैं एयर का निकालूंगा तो मुझे यहाँ ये लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा, तो GNA। अब मैं क्या लिखूँ, अब मेरा साइन आई निकलेगा यहाँ से बाहर, ठीक है, क्योंकि जिस एंगल से वह एंटर हुई थी उसी एंगल से बाहर निकल गई, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही हो गया। अब मैं इन सब की मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ, सब की मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, कर दूँ। इसको मैं क्या लिखता था, यहाँ पे बनाता हूँ, इसका रोल खत्म हो गया, इसको हटाते हैं। अब ज़रा गौर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये बात सीख ली तो आप यहाँ से जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखता था, तो यहाँ पे W बाई NW लिखता हूँ मैं यहाँ पे पहचान के लिए, या W को 1 2 लिख देते हैं, मतलब पहले को 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, और वापस वो 1 पे चला गया। तो मेरा ये वाटर जो लगा था वो सेकंड नंबर पे था, और यहाँ पे N1 सॉरी 3 में गया था, ओके, नहीं 1 में गया था, ठीक है, ये इसका लिखा मैंने। उसके बाद मैं इस पे जा रहा हूँ, ग्लास N3 बाई वाटर N2। उसके बाद मैं कहाँ गया, N1 किस पे गया, G पे गया, G का मतलब थर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे, और मैं यहाँ से
सब, इससे ये गया, इससे ये गया, और यहाँ से हमें बिल्कुल 1 मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा कि 1 हमें मिला, तो हमें निकालना किसका है, उन्हीं को ले लो। ठीक है, हम यहाँ से उन्हीं को लेंगे जिनका हमें निकालना है। ठीक, ये सही लिखा क्या? ओके। ग्लास 2 से नंबर 3 के रेस्पेक्ट 1 का निकालना है। नहीं 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 नहीं, ये चेंज हुआ 3, मतलब यहाँ पे ग्लास और यहाँ पे वाटर, ओह एयर। ठीक है, तो ऐसे हमने इसमें चेंज कर दिया। तो मतलब कोई भी अपना चलाते रहते हैं जिसका रेस्पेक्ट निकालना होता है, तो सबको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम वैल्यू हमें मिलनी है। ओके, और इसमें हम जब निकालते हैं किसका, ग्लास का वाटर के साथ में अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ग्लास का वाटर के साथ अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो हमें इन दोनों का सारा लेना पड़ेगा। हम देख पा रहे हैं कि ये जो अगर हमने लिया तो यहाँ पे कटेगा ये, और ये रिलेशन हमें मिलने वाला है। देखो, इन दोनों को लो, अगर हमने कट किया तो सेम वैल्यू हमें मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आई इससे इस पे गया, हाँ ठीक है। तो हमने इसमें देख लेंगे, सिंपल वैसे ही फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। तो अगर कुछ मिस्टेक रहे तो कैलकुलेशन है, बाकी कर लेना। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने लिखा है इसको हम देखते हैं। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, वाटर का, और हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो जिसके रेस्पेक्ट निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे, और जिसका निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे NGW लिखेंगे, और वाटर को नीचे लिखेंगे, ग्लास को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वाटर बोला ना, विद रेस्पेक्ट, जिसके रेस्पेक्ट में बोला वही लिखो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना था, तो निकालो यहाँ से। तो वैल्यू सब दे रखी है, कैलकुलेट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ANG सबसे पहले वाटर का दे रखा है। ओके, बाद में इसको हमने ऊपर रखा और इसको नीचे रखा, इनकी इंटर मल्टीप्लाई की, और ये हम डायरेक्ट भी रख सकते थे। तो 3/2 इंटू 3/4। ठीक है, तो यहाँ से 9/8, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपने सोल्व कर लिया होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे भी चलते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने क्रिटिकल एंगल के बारे में सुना होगा, क्रिटिकल एंगल के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इनकी बारी आ गई, इसको बस इतना ही रखेंगे, और बाकी प्रैक्टिस अपने घर से करनी है आप लोगों को। कोई डाउट पड़े तो हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिस पे कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा एक क्वेश्चन। अब हम क्रिटिकल एंगल देखेंगे। क्रिटिकल नाम से पता लग रहा है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आप जानते हो क्रिटिकल एंगल से काफ़ी मुलाकात आपने कर ली होगी। क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे मैं हेडिंग बना देता हूँ, क्रिटिकल एंगल भी लिख देते हैं। अच्छा, क्या होता है क्रिटिकल एंगल? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब क्रिटिकल चीज़ों से, कि अभी ये कहो कि एक ऐसी स्टेज होती है जिससे पहले दूसरी स्टेट होती है, उसके बाद दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे स्टेट की बात करें तो, और यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच की ऐसी स्टेज है कि जिससे एंगल को हमने उससे क्रिटिकल एंगल से कम किया तो वो दूसरी पोजीशन में जाएगा।
अगर हमने उससे ज़्यादा किया तो वो दूसरी पोजीशन में जाएगा। और वो दूसरी पोजीशन है क्या, मैं साथ ही बात कर लेता हूँ। क्रिटिकल एंगल हमने देख लिया, ठीक है। जब हम क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल लेस देन होगा तो आपका होगा रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखना है। तब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये कंडीशन भी है किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ओके, तो सेकंड ये होगा तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर मैं इससे ज़्यादा करता हूँ, मीन्स एंगल आई ग्रेटर देन टू सी, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा रिफ्रैक्शन होगा। यही टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की एक कंडीशन है। ये हमेशा जो इंसिडेंट एंगल है ऑलवेज ग्रेटर देन टू क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तब हम वहाँ पे इंटरनल रिफ्रैक्शन करा सकते हैं। अब यहाँ से इस डायग्राम से हम देखेंगे, ये हमारा एक, और दूसरा एक, ये फर्स्ट कह देते हैं, और सेकंड हमारा क्या होता है, हमेशा डेंसर टू रेयर होता है। ये जब इंसिडेंट रे होती है हमारी डेंसर टू रेयर, ठीक है, डेंसर टू रेयर होती है। अब ये हमारा है फर्स्ट मीडियम, ये हमारा है सेकंड मीडियम, मतलब ये हमारा रेयर मीडियम और ये हमारा है डेंसर मीडियम। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो क्या करेंगे कि मान लो ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल की जो सिचुएशन है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनता है। ये नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप यहाँ से देखें, चाहे ये वाला एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऊपर का एंगल बनेगा तो भी 90, मतलब वो जो रिफ्लेक्टेड कह लो या फिर रिफ्लेक्टेड रे कह लो, तो दोनों एंगल जो बनाती है वो 90 डिग्री का बनाती है। इंसिडेंट रे अगर हमारा आई है और ये आई बराबर सी होता है, उस समय आई इक्वल टू सी होगा, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होगा, सी हो जाएगा। तो यही हमारा क्रिटिकल एंगल है। अब इससे एंगल अगर हमारा थोड़ा सा भी बड़ा होगा, अगर हमने एंगल को थोड़ा सा भी बड़ा किया, तो अब ये हमारी सेकंड स्टेज आएगी, मतलब कि रे ऊपर नहीं जाएगी रेयर मीडियम में, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा और रिफ्लेक्शन होगा। उल्टा लिखा क्या मैंने, ओह ये उल्टा लिख दिया, ठीक है, कोई नहीं, करेक्शन कर लेना। ये रिफ्लेक्शन का नहीं है, रिफ्लेक्शन का है, और ये रिफ्लेक्शन का नहीं है, रिफ्लेक्शन का है, ठीक है। रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से रखना, जो भी इससे पहले हमने किया है वो गलत था। ये आई लेस देन सी अगर है तो रिफ्रैक्शन होता है, अगर आई ग्रेटर देन सी है तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और डेंसर टू रेयर, ये ठीक है। तो ये मतलब कैटेगरी हुई, और यहाँ पे हमारा एंगल आई था और ये हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होता है, तब यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन मिलता है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट था जो कि आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो ये कंडीशन है कि आई अगर लेस देन है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर आई ग्रेटर देन सी है तो रिफ्लेक्शन होगा। और इसकी दो कंडीशन है, किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आई ग्रेटर देन होना चाहिए और डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है इस पॉइंट के लिए। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऐसा क्या होता है, जो एनर्जी लॉसेस है वो कम होता है, और जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूज भी देख लेना बुक से, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि जो एनर्जी का लॉस है वो कम होता है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट पे भी हम चलते हैं फटाफट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा कुछ जो ये होती है ना अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगी, और आई थिंक इनका भी आप लोगों को पता होगा, और ये बहुत ही देखते हैं क्या है। तो दो तरीके की स्फेरिकल सरफेस होती है, एक कॉनकेव टाइप की होती है और एक कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में तो आपने
10th क्लास में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर नहीं बना रहे ऐसे। उसके बाद में जो दूसरी फिगर होती है ये, दिस इज कॉनकेव। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या होता है रेयर मीडियम, ये हमारा क्या होता है डेंसर मीडियम, ये क्या होता है हमारा डेंसर मीडियम, ये क्या होता है हमारा रेयर मीडियम। तो इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है, जिसका सी मानता हूँ मैं ऑप्टिकल सेंटर ठीक है, और ये मेरा बन गया अब नॉर्मल ठीक है, ये मैंने इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया ठीक है। अब ये रे यहाँ से पास हुई और नॉर्मल से टकराई और नॉर्मल के साथ में इसने एंगल एक बनाया, कितना बनाया आई बनाया, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं मिलेगी, मान लो यहाँ पे आई पे ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, ये हमारा हुआ आर, रिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया, नॉर्मल के साथ बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है। इसको मैं ओ बोलता हूँ, इसको मैं सी बोलता हूँ, और जो सी होता है यही हमारा एफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक है। और क्या पता है हमें, सारी जितनी भी डिस्टेंस है वो यहाँ से मेजर करते हैं, इसको P बोल देते हैं, U बोलेंगे, इसका N1 है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनका N2 है, ये मान लो ओके। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब इमेज की जो डिस्टेंस है वो V है। अब मैं चाहता हूँ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखूँ, क्या चाहता हूँ, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँ, कोई एक्सप्रेशन ना करो, कुछ बात मैं बताऊंगा जो जिससे डायरेक्ट याद हो जाएगा ठीक है, करें ठीक है। अब आप लोगों को एक बात पता है ना, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस थी ना ओके, क्योंकि ये सेंटर पे बनाई थी हमने, ये आर थी ओके। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन लिखना है ठीक है, एक रिलेशन लिखते हैं और N1, N1 कहाँ है माइनस में है, क्योंकि U माइनस में ठीक है, मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक फॉर्मूला 1/f और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में रिलेशन ठीक है, मतलब डिस्टेंस का, इसको मिरर फॉर्मूला भी हम बोलेंगे बनाएंगे, मतलब इससे मिरर फॉर्मूला प्लस ये किधर गया +2 की साइड गया, इधर प्लस होता है, राइट साइड में हमेशा प्लस होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा माइनस होता है, बट कंडीशन के ऊपर फिर भी डिपेंड करता है, पर मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि राइट साइड में प्लस होता है। उसके बाद भी लिखेंगे ठीक है। अब R दोनों के लिए कॉमन लगा दो, अगर मैंने R कॉमन लगाया N2 माइनस N1 लिखूं, बिल्कुल लिखो, क्योंकि N1 मेरा माइनस में था, राइट साइड था। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, R लिख रहा हूँ ठीक है, R लिखा। अभी क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ से N1 कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी N1 कॉमन ले लूँ, देखते जाना, तो इधर से मेरा N1 कॉमन है, इधर से भी N1 कॉमन है, चाहो तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन छोड़ सकता हूँ। आपको पता है N1 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम या आउटसाइड ऑफ द मीडियम, ये ग्लास के अंदर का मीडियम N2 है ठीक है, ऐसे आप छोड़ सकते हैं। पर अगर आपने नहीं छोड़ा फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा सोल्व और भी कर सकते हैं कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही दे दिया, एयर का तो पहले से ही 1 के अप्रोक्स होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है किसके अराउंड होता है, 1 के रेस्पेक्ट, 1 के जैसा ही होता है, 1 के आसपास होता है, तो 1 मान लेते हैं हम उसको। तो अब क्या करना है कि N1 इधर से कॉमन लिया, N1 इधर से कॉमन लिया। अगर मैं N1 कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, N1 यहाँ से कॉमन लिया, N1 यहाँ से कॉमन लिया, तो N से N कटेगा ठीक है, तो 1/u तो मिलेगा ठीक है,
N2/N1 मिलता है यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे N1 तो है नहीं, N2 है तो क्या जाएगा, अपोन में जाएगा। N2/N1 क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं। N2/N1 इक्वल टू किसके, N के। तो यहाँ मेरे को मिला ये, और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, N-1 हुआ, और अपोन में क्या हुआ, R। और यहाँ पे हम दूसरा रिलेशन नहीं बनाएंगे, अभी यही रिलेशन बनाएंगे। दो रिलेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, और सेम कॉनकेव स्फेरिकल जो शेप है, कॉनकेव स्फेरिकल शेप जो है, उसके लिए भी सेम रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब इसको सोचो कि अगर सोल्व करना है तो चलो एक थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो सोल्व करने में तो मेरे से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट में। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक ट्रायंगल है, देखो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे गामा ले लो, ठीक, अल्फा ये हो गया बीटा, ठीक, यहाँ पे हमने गामा ले लिया। जब मैं ये ट्रायंगल लूंगा, जब मैं ये ट्रायंगल लूंगा, ठीक है, ये इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अल्फा तो लिया ही नहीं मैंने, ये ले लिया मैंने अल्फा, ठीक है। अब सब एंगल हो गए, ठीक। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो वही किया कि अगर मैं आई को निकाल रहा हूँ, मैं आई को निकालूँ तो मेरा आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं इक्वेशन बनाता हूँ, इसको फिर सॉल्व थोड़ा बताता हूँ। तो मैं आई को निकाला, तो आई को निकाला तो अल्फ़ा और गामा, ठीक है, निकल गया। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर भी डाल दूँगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो ठीक है, तो ये निकल गया। फिर मुझे आर भी निकालना पड़ेगा। आर में अगर निकालता हूँ, मेरा गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर मैं गामा में से बीटा को लेस करूँ तो मेरा आर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा गामा माइनस बीटा किया, ठीक है, तो मेरा आर भी निकल गया। मुझे अब अल्फा और बीटा की वैल्यू भी नहीं पता है, तो मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अल्फा की वैल्यू सबको पता है, ये दोनों में क्या है, वेरिएशन नहीं है, बहुत ही बिल्कुल पास में है, तो हम कह सकते हैं पी और एम सेम है। तो इनको हम सोल्व करेंगे, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा निकालना है। अल्फा यहाँ पे हम टेन अल्फा लगा देंगे, टेन अल्फा ये एन ले लो, एन एम बाई ओ पी, तो मेक टेन अल्फा इक्वल टू एन एम बाई ओ पी या ओ एम। साइड डिस्टेंस तो हमें पी से मेजर करनी थी, साइन कन्वेंशन किसी दिन बताऊंगा, अब इसको डायरेक्ट ही करते हैं। तो भाई एन पी निकाला, ये निकाला। अल्फा के लिए क्या करना, अल्फा क्या है, इज द स्मॉलेस्ट एंगल, क्योंकि क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हमने क्या ले रखे, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रखे हैं। अभी हम क्या करेंगे कि अल्फा टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल इज द स्मॉलेस्ट। ओके, ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ऐसे ही हम अल्फा निकालेंगे, ऐसे ही बीटा निकालेंगे, ऐसे ही गामा निकालेंगे, फिर इसमें वैल्यू रखेंगे अल्फा बीटा गामा की। उसके बाद फिर क्या, फिर आपको एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, मतलब N2/N1 सेम, ठीक है। अगर आपने N2/N1 लगाया तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है, तो आप सब इसको कैलकुलेट कर पाओगे, तो आपको ये सेम वैल्यू मिलने वाली है। उसके बाद अगर नहीं हुआ, इसका कोई चाहिएगा कि भाई इसको सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन हम दे देंगे, वैसे तो सॉल्यूशन बुक से मिल जाएगा, ठीक है। पर ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि आई की वैल्यू निकालनी है, इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, दोनों के लिए सेम, किसी भी प्रकार का हो चाहे स्फेरिकल सरफेस, वो सभी के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। बाकी साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। आज का ये लास्ट हम रखेंगे, बाकी कल से और लेंगे, ठीक है। ये आज का लास्ट होगा, हम निकालेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या कल से करें,
थक गए होंगे ना, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल हम देखेंगे लेंथ मेकर फॉर्मूला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, और थोड़े से कुछ लेंस के बारे में हम समझेंगे, लेंस फॉर्मूला भी देखेंगे, और उनके ऊपर कुछ सम न्यूमेरिकल्स भी वी आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है, हम सोल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।